नमस्कार। अपन स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे हैं और स्वतंत्रता मैंने आपको डेविड मिलर, क्विंटन स्किनर कैम्ब्रिज स्कूल वाला, संदर्भवाद वाला, और मैंने चर्चा की विले किमलिका की। और इन बिटवीन चूंकि बीच में कुछ नहीं हो रहा था तो मैंने जो सामने बैठे थे उनको हंसाया भी था थोड़ा सा एक मुद्दे के ऊपर। तो अब एक मुद्दा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए मुद्दा चला कि हॉस्टल में लाइफ जीते कैसे, कितना संघर्ष होता है वहां, कितनी इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं की पूर्ति के कितने रास्ते वो ढूंढ लेते हैं, कितनी मौलिकता और सृजनात्मकता होती है हॉस्टल के बच्चों में। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो विचारक जो स्वतंत्रता के बारे में बड़ी मजेदार बातें करते हैं जिनके ऊपर आजकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसे विचारकों में मैं 3 विचार कराऊंगा। अन्ना आरेंट, अपन चर्चा करेंगे फ्रांज फैनन की, और एक चर्चा करेंगे सैमुअल पी हंटिंगटन की। सैमुअल पी हंटिंगटन, हन्ना आरेंट नाम सुना सुना लग रहा है क्या? परंपरावादी विचारक हैं और शिकागो विश्वविद्यालय में रह चुकी है प्रोफेसर, जर्मनी की थी। हिटलर के अत्याचारों से यहूदी भागे तो ये भी भागे क्योंकि ये भी यहूदी थी। लियो स्ट्रॉस भी वहीं से था। तो ये व्यवहारवादियों की विरोधी है। फ्रांज फैनन, इसकी भी चर्चा कर लेंगे, और सैमुअल पी हंटिंगटन, जो कि मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, हन्ना आरेंट के बारे में। अब हन्ना आरेंट की पहले चर्चा कर लेते हैं, फ्रांज फैनन की इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा, फिर चर्चा करते हैं। द ह्यूमन कंडीशन, ये पुस्तक है हन्ना आरेंट की। हन्ना आरेंट की जो मूल पुस्तक है ना, वो तो है ऑन टोटलिटेरियनिज्म, बहुत ही फेमस पुस्तक है इसकी, सर्वाधिकारवाद। फिर इसकी एक पुस्तक है ऑन वायलेंस, ये तो अपने हिंसा कॉलेज लेक्चर में तो टॉपिक है, युद्ध हिंसा, तो वहां तो ये काम आती है इसकी पुस्तक ऑन वायलेंस। अपने अभी जरूरत नहीं लगी मुझे कोई इसकी ऑन वायलेंस की। हाँ, राज्य करेंगे ना तब इसकी एक पुस्तक करनी पड़ेगी, ऑन टोटलिटेरियनिज्म, सर्वाधिकारवाद। सत्तावाद बढ़ता बढ़ता जब हर चीज पे कब्जा कर लेता है तो क्या बन जाता है, तानाशाही का सर्वोच्च रूप होता है सर्वाधिकारवाद। हर चीज के ऊपर शासन सत्ता अधिकार कर लेती है, यहां तक कि आपके पारिवारिक और घरेलू दायरे तक पहुंच जाती है, तब सर्वाधिकारवाद आता है। आज हम कर रहे हैं ह्यूमन कंडीशन। एक और पुस्तक ऐसी, द ह्यूमन कंडक्ट, वो है माइकल ऑक्सफोर्ड। तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस पुस्तकों का, क्योंकि अभी ये पुस्तक हम और करेंगे, उसकी और चर्चा सुनना कि पुस्तकों के नाम बदल के कैसे पूछी जाती है। आजकल ट्रेंड आ गया है, पुस्तकों के नाम थोड़े से बदल लो ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ये ह्यूमन कंडीशन है, मानव की कंडीशन। हन्ना आरेंट कहता है कि एक व्यक्ति 3 प्रकार की कार्रवाइयां करता है, वो 3 प्रकार की गतिविधियां या करता है। एक वो लेबर करता है, 3 प्रकार की गतिविधियां होती है समाज में, गतिविधियां। इंग्लिश में करेंगे, एक वो वर्क करता है और एक वो एक्शन करता है। लेबर, वर्क और एक्शन, इनमें जो सबसे घटिया या नीचे की गतिविधि है वो कौन सी है, लेबर है। इससे थोड़ी सी ठीक क्या होती है, वर्क होती है, और तीसरी होती है एक्शन। ये सबसे सर्वोच्च गतिविधि एक्शन होती है, लेबर। लेबर में व्यक्ति सारे काम किसके लिए करता है, सब के लिए करता है। जब व्यक्ति खुद के लिए सारे कार्य करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। और इसमें जो गतिविधियां आती है उनका संबंध किससे होता है, पेट भरने से। पेट तो पशु भी भरते हैं, फिर तो पशु भी क्या करते हैं, लेबर करते हैं। इसमें वो पसीना बहाते हैं, पेट भरने के लिए काम तो करते ही हैं। चाहे वो खेत जाते होंगे, चाहे वो आपस में झगड़ते होंगे, चाहे सींग मारते होंगे, पेट भरने की व्यवस्था तो वो भी करते हैं।
तो ये कोई बड़ी गतिविधि नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, पशु भी करते हैं इसको। तो इसमें स्वस्वार्थ होता है, आप अपने पेट के लिए काम करते हो, ये लेबर होता है। दूसरा होता है वर्क। उसमें आप क्या करते हैं, किसी न किसी चीज का निर्माण करते हैं। आप पेंटिंग बनाते हैं, आप एक अच्छा घर और महल बनाते हैं, आप अच्छी सड़कें बनाते हैं, वो होता है वर्क। बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलता है। तो इसमें परमार्थ और स्वार्थ दोनों घुसे रहते हैं। तो अच्छे मकान बनाना, अच्छी पेंटिंग बनाना, अच्छी चित्र बनाना, अच्छी मूर्तियां बनाना, ये क्या होता है, वर्क होता है। इससे आपकी क्रिएटिविटी है वो बाहर आती है। तो ये पशु ये नहीं कर पाते। पशु लेबर कर लेते हैं, पेट भर लेते हैं, लेकिन क्या नहीं कर पाते, किसी चीज का निर्माण। पक्षी निर्माण कर लेते हैं, पक्षी अपने घोंसले का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इसमें निर्माण आता है, वर्क। अब आ गया एक्शन। ये सर्वोच्च गतिविधि है और इसमें आप काम करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, कॉमन गुड के लिए काम करते हैं। आप पूरे समुदाय के लिए काम करते हैं और आप सार्वजनिक कार्यों में सहभागिता करते हैं। आप अपने निजी और पारिवारिक दायरे को छोड़ देते हैं और पूरी मानवता की या पूरे समाज हित की चर्चा करते हैं। ये होता है एक्शन। इसमें आप पब्लिक रियलम बोलते हैं इसको, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं आप, सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मुद्दा है। एक्शन में आता है सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी करना। संकट तब आता है जब हम सिर्फ किसके लिए, पेट भरने की गतिविधियां करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के क्या कर लेते हैं, निर्माण। वास्तव में मानव वो होता है जो क्या करता है, एक्शन करता है। एक्शन करने के लिए आपको सामाजिक कार्य करने होते हैं, सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी करनी होती है। ये एक्शन के लेवल के ऊपर जिया करता था अरस्तु का नागरिक। इस लेवल पे जिया करते थे रोमन गणराज्य के लोग। ये नागरिक सबके कल्याण के लिए कानून बनाया करते थे, सबके के कल्याण के लिए न्यायिक गतिविधियां संपन्न किया करते थे। तो सबसे अच्छी गतिविधि कौन सी है, लेबर, वर्क और एक्शन में से? तो वास्तव में जो स्वतंत्रता है ना, वो क्या है, लेबर करना है, वर्क करना है या एक्शन करना है? एक्शन करना है। वास्तविक स्वतंत्रता एक्शन करना है। पेट भरना, रोजगार प्राप्त करना, किसी चीज का निर्माण कर देना, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता है कॉमन गुड के बारे में सोचते हुए, समुदाय के बारे में सोचते हुए, समाज के बारे में सोचते हुए, सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी करते हुए आप कौन से क्षेत्र में आ जाओ। इससे क्या होता है, इससे आपका दायरा क्या होता है, विस्तृत होता है। अगर आप पेट के लिए काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, आपका दायरा अत्यंत क्या है, संसीमित है और आप में स्वस्वार्थ भरा पड़ा है। अब आप क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। एक्शन करते हैं, पारिवारिक दायरे से बाहर आते हैं और फिर आप चाहे राजनीतिक गतिविधियां करते हैं, सामाजिक गतिविधियां करते हैं, तो हजारों लाखों लोगों से मिलते हैं। तब आप ये सोचते हैं कि सिर्फ परिवार का कल्याण महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि सबका कल्याण महत्वपूर्ण है। तो आपको पारिवारिक दायरे से बाहर कौन लेके आता है, आपको एक्शन लेके आता है। धीरे धीरे हो क्या रहा है हमारे अंदर, आप खुद देख रहे हैं कि जैसे जैसे ना हम एडवांस होते जा रहे हैं, ज्यादा शिक्षित होते जा रहे हैं, हम ज्यादा विवेकशील होते जा रहे हैं, ज्यादा तर्क बुद्धि काम करती जा रही है, तो हन्ना अरेंट कहती है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, लेबर की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। और हमने क्या काम छोड़ दिया है, एक्शन का काम छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है, चलो गांव में चलते हैं। आप देखेंगे कि अगले 15-20 साल में गांव है ना, सिर्फ क्या हो जाएंगे, क्या करने वाले रह जाएंगे, लेबर करने वाले रह जाएंगे। वहां कोई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होगा, सुख दुख से किसी को कोई मतलब नहीं होगा। सब लोग जाएंगे, अपना अपना काम करेंगे, दुकानें उकानें खेत वेत में, और चुपचाप आके घर पे सो जाएंगे। जब से आया है सोशल मीडिया, हमारा एक्शन क्या हुआ है, कम हुआ है। हमारा जो इंटरेक्शन था ना, आप कहते चलो एक तरीके से कहे कि हमारा दायरा क्या हो गया, अत्यंत विस्तृत हो गया, लेकिन हम पास बैठे आदमी के दुख दर्द को भी समझते नहीं है। तो एक ये तो अच्छा उदाहरण नहीं दे पाएंगे हम। गांव की बदलती हुई जिंदगी, जिससे शिक्षा और प्रोस्पेरिटी आ रही है, जिससे पैसा आ रहा है, हम किस ओर बढ़ रहे हैं,
लेबर की ओर, और जो सामाजिक कल्याण की गतिविधियां थी वो सिमट रही है। हम आजकल नहीं जाते, किसी के यहाँ बीमार हो जाता है तो हम, पंचायत होती है गांव की तो उसमें भी भागीदारी नहीं करते, ग्राम सभा में भी नहीं जाते। हमारे यहाँ ना कोई भी पाइपलाइन डाल जाता है, गंदी सी सड़क बना जाता है, फिर हम जाते हम गालियां देने लगते हैं सरकार भ्रष्ट है। तो आप क्या कर रहे थे भैया, जब ये चीजें बन रही थी तो आपको आरटीआई लगानी चाहिए थी। कितना पैसा है, पैसा लगा कहाँ है? तो आरटीआई लगाना क्या गतिविधि है? एक्शन है। तो हमें किस गतिविधि पे जीना चाहिए? एक्शन की गतिविधि पे जीना चाहिए। तो सबसे बेटर गतिविधि ये है। और हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र तब होते हैं जब हम क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। तानाशाही बढ़ती कब है? तानाशाही कब बढ़ती है? जब आप सिर्फ किस लेवल पे जीते हैं कि छोड़ो मरो ना, अपने क्या मतलब है, कोई कुछ भी करो, राजा कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, एक्शन के मोड के ऊपर आते हैं, आप सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी करते हैं, तब आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो आप उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। विरोध करते हैं तो राजनीति अपने आप ही सही चलती रहती है। वहां टोटलिटेरियनिज्म पनपता नहीं है। सर्वाधिकारवाद पनपा हिटलर के यहाँ। हिटलर ने आते ही लोगों को क्या लगा दिया? काम पे लगा दिया। काम पे लग जाओ सारे, कल्याण कौन करूंगा, मैं अपने आप जर्मनी को आगे ले जाऊंगा। तो सारे लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया, सारी गतिविधियों पे हिटलर ने कब्जा कर लिया। लोगों ने सार्वजनिक गतिविधियां करनी ही छोड़ दी। सार्वजनिक गतिविधि में आलोचना करना भी आता है। अगर हिटलर किसी को मार रहा है तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए? आलोचना। तो ये जर्मन से बोले अपने क्या मतलब है, यहूदियों को मार रहा है। तो पहले उसने यहूदियों को मारा, फिर उसने कहा इन बुड्ढों को मारो, ये बुड्ढे कोई काम के नहीं है। तो जवान जर्मन्स ने सोचा कि ये बुड्ढे तो मर रहे हैं, फिर उसने कहा दिव्यांग बच्चे उनको मार दो। तो फिर जवान जर्मन से सोचा क्या फर्क पड़ता है, दिव्यांग बच्चे तुम्हारे अपने है ही नहीं। फिर एक दिन सारे जर्मन्स मरे ना, युद्ध हुआ। तो गड़बड़ कहां से हुई थी? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया था? एक्शन नहीं किया। तो उन्होंने मिलकर सार्वजनिक गतिविधि करते हुए सार्वजनिक रूप से हिटलर का विरोध नहीं किया था। तब सर्वाधिकारवाद बनता है जब हम किस लेवल पे जीते हैं? एक्शन के लेवल के ऊपर। तो हमारी स्वतंत्रताएं बाधित हो जाती है। तो स्वतंत्रता बढ़ेगी कब आपकी? जब आप क्या करेंगे? एक्शन करेंगे और सार्वजनिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करेंगे। अब चलते हैं, किसानों ने क्या किया था? ये पूरा क्या था? ये लेबर था, वर्क था, एक्शन था? एक्शन था। ये होती है सार्वजनिक गतिविधि। इससे कितने किसानों का कल्याण हुआ देखो, ये है एक्शन। तो हन्ना अरेंटे कहती है कि हमें इन किसानों की तरह जीना चाहिए, ये है एक्शन करना। तो ये सीधा ही क्वेश्चन आता है कि गतिविधियां कितने प्रकार की? लेबर, वर्क और एक्शन। और सर्वोच्च गतिविधि एक्शन। स्वतंत्रता के लिए कौन सी गतिविधि आवश्यक है आप बताओ? एक्शन आवश्यक है। अब हम चलते हैं फ्रांज फैनन के पास। फ्रांज फैनन मनोचिकित्सक था, जैसे फ्राइड था ना, ये भी मनोचिकित्सक था। ये रहने वाला तो फ्रांस की कोई कॉलोनी थी वहां का था, लेकिन था ये एश्वेत, फ्रांसीसी था लेकिन एश्वेत था ये। और बाद में अल्जीरिया में आ गया ये। अल्जीरिया फ्रांस का गुलाम देश था। अल्जीरिया एक अफ्रीकन देश है। अल्जीरिया की वैसे तो चर्चा नहीं सुनते, लेकिन यहां जरूर चर्चा सुनते जब 1958 में फ्रांस में 5वां गणतंत्र आया। 1958 में फ्रांस का संविधान कितनी बार लिखा गया? 5वीं बार लिखा गया। पहली बार फ्रांस का गणतंत्र या पहली बार फ्रांस का संविधान लिखा गया था 1789 में, जब वहां कौन सी क्रांति हुई थी? पहली फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद 1958 में कितनी बार लिखा गया? 5 बार संविधान बदला गया। वहां संविधान को गणतंत्र बोलते हैं। कि कौन सी बार गणतंत्र आया? अलग तरीके से गणतंत्र आया। कितनी बार? 5वीं बार। अब इसको बोलते हैं चार्ल्स द गोल का। मैं आपको अल्जीरिया के बारे में बताता हूं, कुछ चीजें जुड़ जाएगी, आपको रटनी नहीं पड़ेगी। चार्ल्स द गोल। चार्ल्स द गोल उस टाइम 1958 से पहले फ्रांस का सेनापति था। अल्जीरिया के लोग गुलामी से मुक्ति के लिए फ्रांसीसियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। चार्ल्स द गोल बोला कि मेरे को छूट दो। फ्रांस की सरकार से बोला, मैं सब अल्जीरियाई वासियों को क्या कर दूंगा? सीधा कर दूंगा। फ्रांस की सरकार बोली, कमजोर सरकारें थी क्योंकि वहां चौथा गणतंत्र था ना,
उसमें वहां बहुत सारे राजनीतिक दल आ गए, तो हर 4-5 महीने बाद वहां सरकार क्या होती थी, चेंज हो जाती थी, स्थायी सरकारें नहीं बन रही थी। हमें भी पता है जब किसी देश में स्थायी सरकार नहीं होती वो देश क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर होता है, और अस्थायी सरकारें कभी भी सशक्त निर्णय नहीं ले पाती। हमने खुद राजस्थान में देखा कि जब तक ये मंत्रिमंडल का पुनर्गठन नहीं हुआ था, जब तक राज्य इसे पायलट का और गहलोत का क्या चल रहा था, झगड़ा, कोई भी निर्णय हो नहीं पा रहा था। सरकारें कमजोर हो जाती है ऐसी अनिर्णय स्थिति में। और जब किसी को पता हो कि मैं क्या पता 2 महीने रहूंगा, क्या पता 4 महीने रहूंगा, तो वो उसका सारा ध्यान अच्छे काम की बजाय काय पे लगा रहता है, मैं बचूं कैसे। तो फ्रांसीसी सरकारों का ध्यान इस पे था कि हम बचे कैसे, तो उनका ध्यान अल्जीरिया की तरफ नहीं था। तो चार्ल्स द गोल ने अनुमति मांगी कि मुझे छूट दो, वो बोले नहीं, छूट नहीं देंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इतना जागरूक हो गया है कि अगर वहां नरसंहार किया गया तो शोर बहुत मचेगा, और अपन वैसी कमजोर सरकारें थी तो निर्णय नहीं ले पाई। तो अल्जीरिया ने हरा दिया इसको, फ्रांसीसी को वहां से भगा दिया। तो फिर चार्ल्स द गोल है ना, इसने फ्रांसीसी को कहा देखो मैंने कहा था ना मैं अल्जीरिया को जीत लूंगा, लेकिन गड़बड़ हो गई, इन कमजोर सरकारों ने मुझे निर्णय नहीं लेने दिया, मैं तो सेनापति था। तो वहां के दोस्त बोले तू है ना कब्जा कर ले, तो उसने फ्रांस पे कब्जा कर लिया। कौन सा गणतंत्र बनाया, 5वां गणतंत्र बनाया, जिसको बोलते हैं चार्ल्स द गोल का गणतंत्र बोलते हैं इसको, या गोल का गणतंत्र बोलते हैं। तो अल्जीरिया का वहां नाम आता है, उस टाइम नाम आता है, अल्जीरियाई लोगों ने फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ाई की थी और आजाद हो गई थी। अफ्रीकन देश है अल्जीरिया, श्वेतों का देश है। और यहां फिर डॉक्टर बन के कौन आया, फ्रांज फैनन आया, क्योंकि अल्जीरिया किसका देश है, फ्रांस का ही तो देश है। 15 अगस्त 1947 पहले भारत किसका था, ब्रिटेन का था। तो ये अपने देश आया, ऐसे मान लो अल्जीरिया आया। इसने आके अल्जीरिया में देखा कि अल्जीरियाई लोगों के साथ संकट क्या है, तो इसने कहा संकट है ये मनोवैज्ञानिक संकट है। तो इसने एक पुस्तक लिखी, ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क, काली चमड़ी गोरा चेहरा। ये कहता है कि अल्जीरियाई लोग हैं वो दुखी क्यों है, वो दुखी इसलिए हैं कि उनकी स्किन क्या है, काली है, लेकिन उनका दिमाग कैसा है, व्हाइट है। उनके मस्तिष्क के ऊपर प्रभुत्व किसका है, फ्रांसीसियों का है। भारत मुक्त हो गया क्या अंग्रेजों से, नहीं हुआ। आज भी हम मानसिक रूप से किसके गुलाम हैं। बीजेपी आई तो बड़ी उम्मीद ये लगी कि जैसे ये ना ये IAS जो बनते हैं, आप अधिकांश देखेंगे ये इंग्लिश पृष्ठभूमि के बनते हैं, और हम ये सोच रहे थे कौन बनेंगे, हिंदी के। फिर लोग कहते हैं नहीं अच्छी अच्छी नीतियां ना वो इंग्लिश में है। अरे नीतियां जिन लोगों पे लागू करते हैं वो तो इंग्लिश जानते ही नहीं है, तो हिंदी ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश ज्यादा जरूरी है। अब इनको पता था कि अगर हिंदी आम जन की भाषा है तो ये गांव वाले बन जाएंगे, तो ये जो इलीट्स के बेटे बेटी ये बन नहीं पाएंगे। तो देखिए भाषा भी है ना पीछे रखने का एक माध्यम होती है। तो हम भी गुलाम हैं कौन सी चमड़ी के, गोरी चमड़ी के। हम आज भी गुलाम हैं। हम भले ही हमारी चमड़ी क्या हो, काली हो, लेकिन हमारा दिमाग है, हमारा चेहरा है, ये मतलब मास्क मतलब हमारे दिमाग में कौन घुसा हुआ है, अंग्रेज घुसा, इस उनकी भाषा घुसी हुई है। तभी तो हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं। और दिक्कत क्या है, तो ये कहता है कि अलगाव हो गया है। अब हम हैं कुछ ही और बनने की कोशिश है कुछ और ही कर रहे हैं। तो हम धोबी के कुत्ते हैं, न घर के हैं न घाट के। तो न तो हम इंग्लिश हैं नहीं हम हिंदी के। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। छोटा सा देश जापान कभी भी अंग्रेजी नहीं बोलता, फिर भी बहुत आगे बढ़ गया। मैं भाषावाद को नहीं कर रहा, ऐसी चर्चा कर रहे हैं। क्यों, वहां साइंस कहां से आ गई थी, एडवांस साइंस की। और सारे कहते हैं कि न्यूटन के सारे न्यूटन इंग्लिश में लिखे हुए, तो फिर जापानियों ने ऐसी चीजें कैसे बना ली। तो 100 भाषा जापानी इंग्लिश जानती नहीं है, फिर भी एडवांस हो गई। तो जब तक हम ब्लैक स्किन और ब्लैक मास्क नहीं रखेंगे हमारी प्रोग्रेस है। क्योंकि हमारे रोल मॉडल कौन है, अंग्रेज है। तो जब हमारा कोई रोल मॉडल और होता है तो हम उस रोल मॉडल से आगे नहीं निकल पाते, बल्कि हमेशा ही क्या रहते हैं, उनसे पीछे रहते हैं। जापानियों के रोल मॉडल जापानी खुद हैं, कोई और है। चीन आगे क्यों बढ़ गया, जिसको तो मंडारिन बोलते हैं, इंग्लिश जानते नहीं हो, तो इतना आगे बढ़ गया क्योंकि उनका रोल मॉडल कोई और है नहीं है, वो किसी को पसंद ही नहीं करते। हम किसको पसंद करते हैं, हम ब्रिटेन को पसंद करते हैं, अंग्रेजों को पसंद करते हैं, उनकी भाषा को पसंद करते हैं। इसलिए हम अंग्रेजों से क्या है, पीछे हैं आज भी, और हमेशा पीछे रहेंगे। क्योंकि हमारे आदर्श कौन है, आप सलमान खान बनना चाहते हैं, आप कभी भी खुद हैं वो नहीं बनना चाहते, आप तेंदुलकर बनना चाहते हैं, तो आप तेंदुलकर से पीछे रहेंगे, आगे आपका नाम थोड़ी होगा। फिर
तो आप खुद स्वायत्त स्वतंत्र हो जाएं, खुद का वजूद खुद खड़ा करें, ये होती है स्वतंत्रता। यहां तो गड़बड़ क्या होगी अल्जीरिया वासियों के साथ है, ब्लैक स्किन एंड, तो ये अलगाव पैदा हो गया आपका, अलगाव। अब यहां कौन सा अलगाव है? यहां आपका अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपनी परंपराओं से, अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों से क्या हो गया है? अलगाव हो गया। आप के रोल मॉडल बदल गए हैं। आपके रोल मॉडल, अल्जीरियाई लोगों के रोल मॉडल कौन हो गए हैं? फ्रांसीसी हो गए। इस वजह से उस देश के साथ दिक्कत है। तो हम मुक्त कब होंगे? जब हम हमारी परंपराओं पे, हमारे रीति रिवाजों के ऊपर जब हम विश्वास करने लग जाएंगे, हमारी भाषा के ऊपर विश्वास करने लग जाएंगे, तो हम मुक्त हो जाएंगे। ये कहना है फ्रांज फैनन का। फिर इसने एक पुस्तक और लिखी, रेस्ट ऑफ अर्थ, रेस्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के अभागे लोग, ये हिंदी में भी बोलता है, पृथ्वी के अभागे लोग, रेस्ट ऑफ द अर्थ। इनके थोड़ा सन देख लेना। ये पुस्तक है, तो मैं खरीद तो लाया, हिंदी में मिल गई मुझे, बहुत ही टिपिकल लिखी है। कहना क्या चाह रहा है समझ में नहीं आता। इसकी प्रस्तावना तक लिखी है जीन पॉल सार्त्रे ने। जीन पॉल सार्त्रे फ्रांस का था, अस्तित्ववादी विचारकों में पढ़ते हैं, जीन पॉल सार्त्रे का नाम पढ़ते हैं। तो फ्रांज फैनन ने पुस्तक लिखी, उसके जीन पॉल सार्त्रे जो कि खुद हालांकि गोरा फ्रांसीसी था, वो उसने इसकी प्रस्तावना लिखी है। वो भी बहुत टिपिकल है, कोई 20 पेज में प्रस्तावना लिखी हुई इस किताब की। खैर, पृथ्वी के अभागे लोग, तो कौन है पृथ्वी के अभागे लोग? जो कौन है? दूसरे देशों के गुलाम है, जो और देशों के क्या बने हुए हैं? उपनिवेश जो हैं, उनके लोग हैं, वो रेस्ट ऑफ द अर्थ है। पृथ्वी के सबसे अभागे लोग वो हैं जो गुलाम देशों के अंदर रहते हैं। जैसे हम भारतीय भी तो ऐसे ही थे, हम भी तो रेस्ट ऑफ द क्या थे? अर्थ थे। हमारा कुछ भी हमारा नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा सारा पैसा कौन लूट ले गए? अंग्रेज। हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, यहां तक कि हमारे पास हमारी संस्कृति भी नहीं है। हमें पशुओं की तरह ट्रीट किया करते थे कौन? अंग्रेज। उन्होंने हमारी आत्मा तक को मार दिया था। शरीर तो मारा ही मारा, क्या मार दिया? आत्मा। अब हम देखते हैं कि शरीर कैसे मरता है, आदमी कैसे मरता है। आप है ना, जो उन गांवों में जाना कभी जहां सामंतवाद आज भी हावी है, वहां न दलितों के हालात देखना। जैसे आप उनके पास जाओगे ना, तो जाति आपके क्या जोड़ देंगे? हाथ जोड़ के माई बाप करेंगे, जबकि आपने उनके न तो थप्पड़ मारा है, न ही कुछ किया है। वो क्यों करते हैं ऐसा बताओ? क्योंकि उनको इतना पीटा गया कि उनकी क्या मर चुकी है। उन्होंने गुलामी को और गैर स्वाभिमान को अपने स्वभाव में डाल लिया है। इतना उनका उत्पीड़न किया गया गांवों के अंदर। हमारे यहाँ आपको ऐसे गांव है ना, जोधपुर में, पाली में, जालोर में मिल जाएंगे, बहुत गांव मिल जाते हैं ऐसे। तो हम क्या है? रेस्ट ऑफ द अर्थ है। ये तो मैंने आपको उदाहरण देने के लिए बताया। इतना ही बुरा हमारे साथ कौन करते थे? अंग्रेज करते थे। तो ये जो साहबी कल्चर आई है ना, साहब कल्चर जो होती है, आज भी देखो साहब साहब क्यों करते हैं? साहब कुछ औरतें अपने पति को साहब कहती है, क्यों भाई? क्या है का साहब? क्योंकि वो मानसिक रूप से क्या है, उस पुरुष की गुलामी स्वीकार कर ली उसने। कोई साहब नहीं होता। तो ये साहबी कल्चर है, ये कौन लेके आया है? फ्रांज फैनन। तो हम कब होंगे स्वतंत्र, कब होंगे? तो ये कहता है कि गुलामी है ना, ये सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़ा रोग क्या है? गुलामी है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इलाज है क्रांति। तब ये कहता है कि इनके पंजे ना बहुत ही मजबूत होते हैं, जो मालिक देश होते हैं ना, इनके नागरिकों के पंजे बहुत मजबूत होते हैं। तो फ्रांज फैनन कहता है इन पंजों को तलवारों से इनसे क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने भी जब कब्जा किया था ना, तो लोगों को मार के किया था। इन्होंने जब हमारे देश पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था 1857 में, लाखों लोगों को मारा था। तो हमें भी इनका क्या जवाब देना चाहिए? जैसे हम इनको मारेंगे ना, तब हमारे अंदर स्वाभिमान पैदा होगा। हम ये कर नहीं पाए थे। 1947 में थोड़ी दिक्कत हो गई। हम अंग्रेज के होशियार थे, वो हमें आपस में मरा के यहां से भागे, जबकि मारना किनको था? तब हमारे अंदर स्वाभिमान आता। फिर हम उनकी न तो भाषा को स्वीकार करते,
इसलिए चूंकि वो तो भाग गए बिना पिटाई के, और हमें पीट गए और भाग भी गए, तो आज भी हमारे लिए बड़े कौन है? आज भी वही बड़े हैं हमारे लिए। अगर हम उनको मार लेते ना तो काम सेट हो जाता। तो ऐसी बातें कौन कहता है? फ्रांज फैनन कहता है। तो स्वतंत्रता नियति है, इसके लिए क्या करनी पड़ेगी? क्रांति करनी पड़ेगी। तो ये है फ्रांज फैनन। अब इस व्यक्ति की बात करते हैं, ये ना इस टाइम संसार का सबसे वो है सैमुअल पी हंटिंगटन। हिलाने वाला आदमी है ये सैमुअल पी हंटिंगटन। अपने इसके बारे में जानते नहीं है। जब है ना हम वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ते हैं ना पॉलिटिक्स में, और विशेषकर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, तो सारी नीतियां किसके अकॉर्डिंग बन रही है? अमेरिका की। सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन की जो एक पुस्तक है आजकल जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में, वो तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का आपसी संघर्ष, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। नहीं चर्चा करें, अभी 1000 बार चर्चा हुई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की। इसकी एक चर्चा हम 10 दिन बाद या 15 दिन बाद करने वाले हैं, जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट करेंगे, राजनीति विकास। तो इसका लेख है एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि संदर्भ नहीं उसका। फिर एक इसकी पुस्तक है, जब वो हम परसों तरसों करेंगे, द थर्ड वेव, डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 21st सेंचुरी। कौन सी लहर है? तीसरी लहर, लोकतंत्र 21वीं सदी के अंदर। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, इस पे एक क्वेश्चन आता है जरूर लोकतंत्र में, तब सैमुअल पी हंटिंगटन को करेंगे। आज हम इसकी एक ही पुस्तक कर रहे हैं। मैंने आपको 3 पुस्तकें बताई छोटी छोटी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, कौन सी लहर है? ऐसे याद नहीं तो अभी कौन सी लहर आ रही है? तीसरी लहर आ रही है ओमिक्रॉन के नाम से ना। और एक इसकी पुस्तक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके। आज अपन चर्चा करेंगे पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। इन है ऑफ है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। हमें चर्चा करनी है किसके ऊपर? पॉलिटिकल ऑर्डर के ऊपर। सिंपल सी थ्योरी है सैमुअल पी हंटिंगटन की। एक क्वेश्चन आया हुआ पिछली बार। सैमुअल पी हंटिंगटन कहता है 2 चीजें हैं, एक है स्वतंत्रता, लिबर्टी या फ्रीडम, और एक है पॉलिटिकल ऑर्डर। इस पॉलिटिकल ऑर्डर को है ना आप राज व्यवस्था मत करो, इसको इंग्लिश ही रखो, पॉलिटिकल ऑर्डर। अफगानिस्तान में अभी भी कोशिश कर रहे हैं तालिबानी की पॉलिटिकल ऑर्डर स्थापित कर दे। हमने 6 महीने पहले देखा कि वहां भारी तबाही मच रही थी और किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं था। फिर ब्रिटेन के अंदर गृह युद्ध चल रहा था 1642 से 1649 तक, 1642 से 49 तक वहां गृह युद्ध चल रहा था, जिसको हम प्यूरिटन क्रांति बोलते हैं। उस टाइम वहां कोई पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं था। तो पॉलिटिकल ऑर्डर होता है व्यवस्था बनना। क्यों लाया गया मनु को, आप बताओ? मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए और समाज में क्या लाने के लिए? ऑर्डर लाने के लिए। कौन सा ऑर्डर? पॉलिटिकल ऑर्डर। ऑर्डर होती है व्यवस्था। आप कहते हैं ना ऑर्डर क्या तात्पर्य होता है? व्यवस्था बनाए रखो, यही होता है ऑर्डर। ऑर्डर का तात्पर्य यही होता है। तो ये होता है पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर का तात्पर्य देश में व्यवस्था को बनाए रखना, रेखा जीवन वगैरह सारी चीजें सुरक्षित रखना, ये होता है पॉलिटिकल ऑर्डर। या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं कानून और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। कानून बन गए लेकिन व्यवस्था नहीं है, कानून लागू नहीं हो रहे, लोग कानूनों को मान ही नहीं रहे। इसका मतलब कानून तो है लेकिन व्यवस्था, तो कानून बनना और उनको अच्छी तरह से लागू होना और लोगों की तरह उनका पालन करना, ये क्या बनाती है? ऑर्डर बनाती है, व्यवस्था बनाती है। अब आप कहते हैं कि जैसे मैं चला जाऊं तो आप पीछे से क्या करेंगे बताओ? ऑर्डर को क्या कर देंगे? आप भंग कर देंगे। ऑर्डर भंग करते हैं, इसका मतलब क्या कर दोगे? आप जोर जोर से बोलोगे, एक दूसरे को चिल्लाओगे, चीखोगे, कोई यहां भागे कोई वहां भागे। इसका मतलब क्लास में क्या भंग हो गई? ऑर्डर भंग हो गया। इसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर को हिंदी व्यवस्था भंग हो गई और क्या आ गई? अव्यवस्था आ गई।
एक है स्वतंत्रता, एक है पॉलिटिकल ऑर्डर, व्यवस्था। सैमुअल पी हंटिंगटन बोलता है कि इन दोनों में से जरूरी क्या होती है? व्यवस्था। अगर स्वतंत्रता है लेकिन व्यवस्था नहीं, तो ये तो प्राकृतिक अवस्था है, होब्स वाली। लारे लोग स्वतंत्र हैं लेकिन क्या नहीं है, यहां तक इतने स्वतंत्र है किसी को मार भी सकते हैं, हरेक को दूसरे को मारने तक की पूरी स्वतंत्रता है। तो मत्स्य न्याय हो गया। तो स्वतंत्रता है और व्यवस्था नहीं है, तो स्वतंत्रता फिर रह ही नहीं पाएगी। लोग एक दूसरे को मार देंगे, एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर लेंगे। वो तो ऐसे काम करेंगे कि खुद की स्वतंत्रता बढ़ाते हुए दूसरे की स्वतंत्रता को खत्म कर देंगे। तो फिर जरूरी क्या है, स्वतंत्रता या व्यवस्था? अगर व्यवस्था हुई तो स्वतंत्रता अपने आप आ जाएगी। अब मैं कहूंगा चलो कोई व्यवस्था नहीं, आप फुल स्वतंत्र हो, तो आप बोलने को स्वतंत्र हो, तो मैं चला गया और पीछे से मैंने कहा कि आप बोलने को क्या हो, स्वतंत्र हो। आप इतना जोर जोर से बोलोगे कि कोई किसी की बात सुन नहीं पाएगा, तो उस स्वतंत्रता का क्या, आप बोले भी और कोई मतलब भी नहीं निकला, फिर आप थोड़े झगड़ने लग जाओगे आपस में बोलने के लिए। तो इसका मतलब व्यवस्था नहीं होगी तो स्वतंत्रता की रक्षा करेगा कौन? तो सैमुअल पी हंटिंगटन बोलता है कि व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था ज्यादा जरूरी है बजाय किसके? स्वतंत्रता के। राजनीतिक व्यवस्था स्वतंत्रता के बगैर रह सकती है, लेकिन स्वतंत्रता राजनीतिक व्यवस्था के बगैर नहीं रह सकती। इसी कोटेशन आती है, ये कोटेशन किसकी है? सैमुअल पी हंटिंगटन की, कि राजनीतिक व्यवस्था। अच्छा आप बताएं, जब यहां अंग्रेज थे तो यहां कोई किसी को मारता नहीं था, सारे लोग ऐसे नियमों में, कानूनों में रहते थे। हिटलर था, मान लेते हैं हिटलर था, तो क्या थी? राजनीतिक व्यवस्था थी, सारे जर्मन से सीध में चलते थे, बिल्कुल ऑर्डर में चलते थे, लेकिन क्या नहीं थी? स्वतंत्रता। तो क्या स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर है क्या व्यवस्था? नहीं है, व्यवस्था बिना स्वतंत्रता के भी रह सकती है। हिटलर के यहाँ थी, अपने अंग्रेजों के टाइम व्यवस्था तो थी, लेकिन स्वतंत्रता व्यवस्था के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि अव्यवस्था होगी तो स्वतंत्रता चली जाएगी। तो इनमें इंडिपेंडेंट कौन है दोनों में, व्यवस्था या स्वतंत्रता? व्यवस्था इंडिपेंडेंट है, ये बगैर स्वतंत्रता के रह सकती है, लेकिन स्वतंत्रता अकेली नहीं रह सकती, क्योंकि स्वतंत्रता अकेली हुई, व्यवस्था नहीं हुई, तो अव्यवस्था में स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। तब सैमुअल पी हंटिंगटन बोलता है कि स्वतंत्रता और व्यवस्था में ज्यादा जरूरी क्या है? पहले व्यवस्था बनाओ, स्वतंत्रता की व्यवस्था तो फिर कर लेंगे। अगर व्यवस्था हो गई तो स्वतंत्रता धीरे धीरे आ जाएगी। तो ऐसा करके वो व्यवस्था को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए इसका क्या है, चेंजिंग सोसाइटी में हम पॉलिटिकल ऑर्डर की स्थापना कैसे करें, ये कहा इसने सैमुअल पी हंटिंगटन। अब ऐसी ही बात, एक ये वाक्य यहां से गायब हो गई, कहीं और लिख दिया गया है। अपन चलते हैं बेंथम के पास। याद आ रहा है बेंथम क्या कह रहा था? बेंथम, हाँ ये यहां लिख लेना, लोग सुरक्षा और स्वतंत्रता, इन दोनों में से एक को चूज करना, तो बताओ लोग किसको चूज करेंगे? सुरक्षा को चूज करेंगे। तो सुरक्षा ज्यादा जरूरी है बजाय किसके? स्वतंत्रता के। सेम ही बातें हैं कि व्यवस्था ज्यादा जरूरी है बजाय स्वतंत्रता के। वो बेंथम वाली बातों को घुमा फिरा के कौन प्रकट कर रहा है? सैमुअल पी हंटिंगटन भी कर रहा है। तो हमने चर्चा कर ली हन्ना आरेंटे की, हमने चर्चा कर ली सैमुअल पी हंटिंगटन की, हमने चर्चा कर ली फ्रांज फैनन की। ठीक है, बाकी छोटे छोटे चर्चाएं आप पढ़ते हैं, आपके फट से समझ में आ जाएगी। एल्थूरिया है स्वतंत्रता, कौन कहता है? एल्थूरिया ग्रीक भाषा का, यूनानी भाषा का शब्द है, प्लेटो कहता है। इसका मतलब जिस देश में विवेक का शासन होता है ना, विवेक क्या होता है बताओ? बुद्धि का। जहां दार्शनिक राजा होता है वो स्वतंत्रता का पर्याय है। तो विवेकशील व्यक्ति का शासन एल्थूरिया है, वो स्वतंत्रता का पर्याय है। अब अरस्तु के पास चलते हैं। अरस्तु के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता क्या है? नागरिकों के द्वारा सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी करना ही स्वतंत्रता है, कॉमन गुड के बारे में सोचना। अब हमारे लगभग बड़े बड़े कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक बार मैं आपको सारे कंसेप्ट अगले 5-7 मिनट में रिवाइज करवाता हूं कि हमने शुरू कहां से किया था और एंड कहां किया है।
मैंने चर्चा की थी लिबर्टी से शुरू की। लिबर्टी को हमने शुरुआत में बंधनों के अभाव के रूप में देखा था। फिर हम देखे तो खतरनाक होती है। अगर बंधनों से मुक्त कर दिया गया तो फिर ये तो सबकी स्वतंत्रताएं खत्म हो जाएगी। तब हमने होब्स का विरोध किया, विरोध की अनुपस्थिति और बाधाओं का अभाव, दो परिभाषाएं की थी होब्स ने। फिर हमने मैकेंजी की होब हाउस की परिभाषा की, युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं। फिर हमने शीले की चर्चा की, अतिशासन का विलोम है कौन, स्वतंत्रता। फिर मैंने आपको दो प्रकार की स्वतंत्रताएं कराई, एक तात्विक और एक प्रक्रियात्मक। हालांकि उससे पहले नैतिक राजनीतिक वो तो करवाई थी, वो छोटी छोटी है, वो तो आप पहचान जाते हैं कौन सी आर्थिक स्वतंत्रता है कौन सी है। लेकिन प्रक्रियात्मक और तात्विक इसकी हमने चर्चा की थी। फिर इनका तब हमने समझा जब हमने इसके कितने नियम आयाम डिसाइड किए, तीन, विकल्प, विकल्प चयन और विकल्प पूर्ति का सामर्थ्य। फिर हमने देखा प्रक्रियात्मक सिर्फ पहले दो को पूरा करता है, तीसरे को पूरा, तात्विक उन तीनों को पूरा करता है। जब हमने नकारात्मक स्वतंत्रता की या प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता की चर्चा की थी तो मैंने आपसे चर्चा की पहले नकारात्मक उदारवादियों की, जिनको हम परंपरागत उदारवादी भी बोलते हैं। तब बेंथम की चर्चा की, नहीं होब्स की चर्चा की, लोक की चर्चा की, हमने चर्चा की हर्बर्ट स्पेंसर की चर्चा की, सामाजिक डार्विनवाद, अदृश्य हाथ के रूप में हमने चर्चा की, एडम स्मिथ की चर्चा की। इस अदृश्य हाथ की चर्चा हमने तब भी की थी जब हमने रॉबर्ट नोजिक को किया था। फिर हम आगे चलते हैं, हमने नकारात्मक उदारवादियों जैसे जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं आजकल उनकी चर्चा की। हमने अच्छी चर्चा की थी एफ.ए. हेयक की, स्वतंत्रता विकल्प के रूप में और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तात्पर्य कोई आपके मार्ग में बाधा खड़ी नहीं कर पाता। फिर हमने चर्चा की कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। वो कहता है कि मिल्टन फ्रीडमैन, वो कहता है कि स्वतंत्रता सिर्फ कौन से समाज में संभव है, पूंजीवादी समाज में संभव है, क्योंकि वहां विभिन्न उद्योगों के मध्य खुली प्रतियोगिता होती है और स्वतंत्र विनिमय होता है। तो स्वतंत्रता के लिए पूंजीवादी समाज अत्यंत आवश्यक है। फिर बर्लिन की व्यापक चर्चा की थी, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फिर मैंने आपको चर्चा की थी फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम टू। फिर चार्ल्स टेलर पे आ गए थे अपन भाग के, अवसर वाली और प्रयोग वाली, ये दो नाम याद रखना, अवसर और प्रयोग, चार्ल्स टेलर। हालांकि ये व्यक्ति वो है समुदायवादी है, लेकिन हमने चर्चा इसकी कहां कर ली थी, स्वेच्छातंत्रवादियों के साथ चर्चा कर ली थी। फिर रूजवेल्ट की चर्चा की और आधुनिक उदारवादियों में छोटी छोटी चर्चाएं की, इसकी आपने लोस्की की, हमने अंबेडकर की चर्चा की थी, नेहरू की चर्चा की थी, बारकर की चर्चा की। उदार समतावादियों में हमने दो व्यक्तियों की बड़ी चर्चा की, एक तो अमर्त्य सेन की चर्चा की, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, और सी.बी. मैकफरसन की सर्जनात्मक स्वतंत्रता। फिर जब हमने आगे बढ़े तो मार्क्सवादियों की मुक्ति की चर्चा की, जो मुक्ति के ऊपर बल देते हैं। मुक्ति में हमने अलगाव सिद्धांत देखा, अलगाव से मुक्ति, चार प्रकार के अलगाव कार्ल मार्क्स के। फिर आ गए हम हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस के ऊपर, और हमने चर्चा की जॉर्ज ल्यूकोच, जो अलगाव की चर्चा करता है, अलगाव से मुक्ति और स्वतंत्रता की चर्चा करता है। फिर हर्बर्ट मार्क्यूजे वन डायमेंशनल मैन की चर्चा की कि आदमी एक विमीय हो गया है, गुलाम हो गया है साधनों का, वस्तुओं का, चीजों का, भोगवाद का गुलाम हो गया है। एरिक फ्रोम भी ऐसी चर्चा करता है कि हम हमारे अंदर सामुदायिकता समाप्त हो गई है, नैतिक अकेलापन आ गया, बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए। और लेजिटिमेसी क्राइसिस के रूप में चर्चा करता है हेबरमास। फिर हमने चर्चा की डेविड मिलर की, विल किमलिका की और क्विंटन स्किनर की। विल किमलिका बोला स्वतंत्रता तीन प्रकार की होती है, प्रयोजनवादी, उद्देश्य मूलक और तटस्थ स्वतंत्रता। नव रोमनवादी स्वतंत्रता की चर्चा करता है क्विंटन स्किनर। हन्ना अरेंटे कहती है स्वतंत्रता के लिए आवश्यक गतिविधि कौन सी है, एक्शन।
अब उपनिवेशवादी स्वतंत्रता, उपनिवेशों से स्वतंत्रता, गुलामी से स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, मानसिक गुलामी से बाहर आना। कौन सी गुलामी से? मानसिक गुलामी से बाहर आना। कौन चर्चा कर रहा है? फ्रांस फैनन, ब्लैक स्किन एंड द रेस्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अभागी लोग। 2 पुस्तकें की अपने इसकी। और अंत में हमने चर्चा की सैमुअल पी हंटिंगटन की, चेंजिंग पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। क्या जरूरी तत्व है? व्यवस्था स्वतंत्रता की बजाय। अब अपन सिर्फ कुछ पुस्तकें उनको याद करते हैं, बाकी पुस्तकें तो बार बार आ रही है। 2 पुस्तकें याद करते हैं। एक तो लिखी नेल्सन मंडेला ने, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 27 साल जेल में रहा था, फिर फ्री हुआ। अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने श्वेतवाद से मुक्त होने में लंबा संघर्ष किया था, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कितनी लंबी वॉक की दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने फ्रीडम के लिए। फिर है आंग सान सू की। आंग सान सू की का पति मर रहा था ब्रिटेन में कैंसर से। वहां के जुंटा शासकों ने, सैनिक शासकों ने उसको ब्रिटेन जाने और लंबे समय तक घर में उसको नजरबंद रखा। तो वो कहते इस नजरबंदी से मेरे ऊपर प्रभाव ये पड़ा कि अब मुझे किसी से कोई डर है। ऐसा निडर आदमी आपको एक और मिलेगा, वो था महात्मा। वो नहीं डरता था किसी से, किसी भी चीज नहीं डरता, न सत्य कहने से कभी नहीं डरा वो आदमी। तो उसने कहा कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, मैं हर प्रकार के भय से मुक्त हो चुकी हूँ, फ्रीडम फ्रॉम फियर। अब इसकी उल्टी किताब है फियर ऑफ है। ये ज्यादा स्वतंत्रता ना, ये भी क्या पैदा करती है? भय पैदा करती है। ये लिखा एरिक फ्रोम ने। फिर डेवलपमेंट एज फ्रीडम लिखी अमर्त्य सेन ने। फिर 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, ज़ाया बर्लिन, लो लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, हेयक 1973। 76 में आई तो इसके आगे लिख दिया द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। ये आगे एफ ए हेयक की किताब है। मिल्टन फ्रीडमैन, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। आजादी कहां मिल सकती है? कैपिटलिज्म में फ्रीडम मिल सकती है। अब आजादी के भांति भांति के स्वरूप है हमारे सामने। आजादी संकल्प की स्वतंत्रता के रूप में कांट का, सृजनात्मक स्वतंत्रता, सामर्थ्य, क्षमता और विकास के रूप में स्वतंत्रता अमर्त्य सेन। फिर राजनीतिक व्यवस्था और स्वतंत्रता के आपसी संबंध, आत्मस्वामित्व की स्वतंत्रता। आप आत्मस्वामित्व हर चीज पे किसकी है? रॉबर्ट नोजी के। रॉबर्ट नोजी का आत्मस्वामित्व याद आ गया, सेल्फ ओनरशिप। और कोई 2 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकल्प की स्वतंत्रता, किसकी चर्चा है? एक की चर्चा है। ठीक है, तो ऐसे कई बार ना इन स्वतंत्रताओं का मिलान करना भी आता है। तो ये भांति भांति की स्वतंत्रता आप एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता पूरी हो गई है। अब आप जानने के लिए स्वतंत्र है।